Edge Talks. Unfiltered. Unstoppable. कहते हैं ना कि आप स्टार्ट किसी चीज़ से करते हैं और एक टाइम लाइफ का ऐसा आता है जब लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो अगर हमारा लोगो भी देखेंगे मार्केट से बिल्कुल डिफरेंट है। कहते हैं कि अगर आप इंडिया गेट देखेंगे आपको पता लग जाएगा इंडिया गेट दिल्ली के अंदर है। हाँ। आपने कुतुब मीनार देखना आपको दिल्ली के अंदर है। आपने गेटवे ऑफ इंडिया की फोटो देखना आपको बताएगा मुंबई के अंदर है। तो बताया कि हम लोगों ने पैसे को लग्जरी में इन्वेस्ट करने की जगह अपने काम में इन्वेस्ट किया, चीज़ों को बड़ा करते चले गए। जो बिजनेस कर रहे हैं, जो शॉपकीपर्स है, इस बात को रिलेट करेंगे अपने आप से। जब एक कस्टमर किसी दुकान पर जाता है तो सारे दुकानदार देखते हैं इसमें से कब बाहर निकलेगा और हमारे पास आएगा। हाँ। कब बाहर निकलेगा हमारे पास आएगा। बट मेरी दुकान पे ऐसा होता जब कस्टमर जाता था ना तो वो सामान ले लेता था, पैसे दे देता था और सीधा अपनी गाड़ी में बैठ कर घर चला जाता था। और इंडिया में तो ये है कि अगर मैंने ये चीज़ भी नोट करी है कि अगर आप किसी को फ्री में कोई चीज़ दे रहे हो ना तो वो पता क्या कहता है, इंडियन मेंटालिटी है कि भैया अच्छा ये तो फ्री है ना, इसके साथ में ये भी दे दो, ये भी तो फ्री है। एक तो फ्री दे रहे हो ना तो दूसरा भी दे दो, आपको कौन से पैसे लग रहे हैं। सक्सेस ना हर कोई नहीं हो सकता और फेल हर आदमी हो सकता है। जितनी मेरी सैलरी थी उससे डबल मेरा इंसेंटिव आता था। मुझे ना बचपन से चीज़ों को सेल करने में बहुत मजा आता था। अगर जॉब मिले तो इस लेवल की मिले कि मैं टीम को चला पाऊँ। मैं किसी अंडर नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था मेरा जो माइंड है ना वो मेरे सीनियर से ज़्यादा है। हेलो दोस्तों, वेलकम है एक और इंस्पायरिंग एपिसोड में। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने हार्ड वर्क, डेडिकेशन और पैशन से अपना बिजनेस स्टार्ट किया और अपनी जर्नी को इंस्पायरिंग बनाया। आज हमारे साथ हैं अमन। वेलकम टू द शो अमन। थैंक यू मैम। सबसे पहले आप हमें बताएं, जब आपको पता चला कि आज का एपिसोड रिकॉर्ड होगा तो सबसे पहले आपने क्या सोचा? आज जब सबसे पहले मुझे पता चला कि आज हमारा पॉडकास्ट शूट होना है तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आने से पहले यही सोच रहा था कि आज मेरी जर्नी लोगों तक पहुंचेगी, कैसे HOM डेकोर बना, कैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया था, क्या क्या स्ट्रगलिंग हम लोगों ने उस टाइम पे करी थी और आज एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल को हम लोग रन कर रहे हैं। तो आपने बचपन में ही बिजनेस करने का डिसाइड किया या फिर तब कुछ और था? बचपन की कहानी तो कुछ और थी और वो कहते हैं ना कि आप स्टार्ट किसी चीज़ से करते हैं और एक टाइम लाइफ का ऐसा आता है जब लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो वही मेरे साथ हुआ जब मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया। कहानी है ये 2011 की, 2011 में जब मेरे फादर ने इस बिज़नेस को स्टार्ट करने की सोची। वो किसी के यहाँ पर काम करते थे जिनका सेम प्रोडक्ट का काम होता था, जैसे वॉलपेपर्स होते थे और इंटीरियर के प्रोडक्ट्स होते थे। तो वहाँ से उन्होंने 1 जैन 2011, मुझे आज भी याद है, जब इस बिज़नेस को उन्होंने स्टार्ट करने की सोचा और उस टाइम पे हमने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी थी। स्कूलिंग कंप्लीट जब हम लोगों ने करी तो पापा ने कहा चलो यार अमन, एक काम है, ये मुझे समझ आ रहा है, पेपर इंडस्ट्री से रिलेटेड काम है और बहुत ईजी वर्क है, आप कोई भी घर पे जा कर के वॉलपेपर लगा सकते हैं। उस टाइम पे क्रेज़ कम था, लोगों को वॉलपेपर बहुत एक्सपेंसिव लगता था। हम लोगों ने कॉस्ट कटिंग करी। जब कोई दुकानदार या कोई शॉपकीपर एक स्टोर ओपन करता है, एक शोरूम ओपन करता है तो उसका जो प्रोडक्ट है ना वो मार्केट से ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस प्रोडक्ट के ऊपर उसकी कॉस्टिंग आ जाती है, स्टाफ कॉस्ट, रेंट कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट प्लस मार्केटिंग कॉस्ट। तो वो जो प्रोडक्ट मार्केट में 1000 रुपीज़ का होता था, हमने उसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया टाइम के हिसाब से। यानी कि हमारी सारी कॉस्ट बच जाती थी। हम लोग क्या करते थे, स्कूटी बाइक पे अपना प्रोडक्ट रखते थे, जो हमारी सैंपल किट्स होती थी, और पापा और मैं दोनों निकल जाते थे। और जब जाते थे हम लोग आर्किटेक्ट से मिलते थे, डिज़ाइनर से मिलते थे, हम लोग बिल्डर से मिलते थे और उनको जा करके ये सारे प्रोडक्ट्स पिच करते थे और वो पिच करने के बाद हम लोग उसको सेल कर देते थे। तो क्या है ना, इसमें एंड यूज़र का मार्जिन जो है वो सेफ हो जाता था। तो ऐसे करते करते हम लोगों ने इस काम को स्टार्ट किया 2011 में। और 11 में स्टार्ट किया, घर से काम कर रहे थे। उस टाइम पे मुझे आज भी याद है कि हम लोग मंथली 25,000 30,000 के आसपास दोनों मिलकर के अर्न करते थे। धीरे धीरे टाइम निकलता चला गया, 2013-14 के आसपास आया तो हम लोगों ने एक स्टोर ओपन किया। वो स्टोर था पीतमपुरा कृष्णा मंदिर के पास में। काफ़ी सारे लोग जानते होंगे जो पीतमपुरा के आसपास रहते हैं। वहाँ पे हमने जो पैसा इकट्ठा किया था, जो हम लोगों ने पेमेंट इकट्ठी करी थी, उससे हमने 2.5 से 3 लाख रुपए में लगा करके उस बिज़नेस को वहाँ पर स्टोर ओपन किया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि उस टाइम पर 2.5 से 3 लाख रुपए जो हमने लगाए थे, हमारे स्टोर पे कोई पूछने भी नहीं आया कि आपका काम किस चीज़ का है। तो जो इन्वेस्टमेंट करी थी, जो पैसा लगाया था, वो सारा वेस्ट हो गया और फिर दोबारा से वही लाइफ, वही सेम चीज़, उसी तरीके से दोबारा से स्ट्रगल करना। आप बाइक स्कूटी पे निकलते थे, आर्किटेक्ट डिज़ाइनर से मिलते थे, उनको प्रोडक्ट्स दिखाते थे, ऐसे करके स्टार्ट किया। तो ये मेरी कोई जर्नी थी जो यहाँ से स्टार्ट हुई। तो अपने पापा के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत कुछ सीखने को मिला। इवन छोटी छोटी चीज़ें थी जो उस टाइम पे क्या होता है ना, जब आप अपने फादर के साथ कोई चीज़ होते हैं तो कभी भी आपके फादर, आपके पिताजी आपको
हमेशा अपने से आगे बढ़ता हुआ देखने की कोशिश करेंगे। जो उनके पास स्किल्स है, जो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में देखा है, वो हमेशा आपके साथ शेयर करेंगे। तो वो बहुत ज़्यादा एडवांटेज, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मुझे मिला। और मुझे ना सबसे बड़ी चीज़ थी कि टेंशन नहीं थी उस टाइम पे कि आपने अर्निंग कैसे करनी है। मतलब मुझे आज भी याद है कि जैसे धूप बहुत ज़्यादा होती थी, वो घर पे होते थे, मैं अपना मार्केट में निकल जाता था। हम लोग ना बिल्डिंग सर्च करते थे बेसिकली, जो नई नई कोठियाँ बन रही है, क्योंकि सबसे ईजी वे वही था काम करने का। और हम उस बिल्डिंग को सर्च करते थे जो फाइनल अब पेंट पे आ चुकी है। हम उन दुकानों को ढूंढते थे उस टाइम पे, जब हमने इस काम को स्टार्ट किया, जहाँ पर फाइनल वाइट वॉश हो रहा है। उसका बेनिफिट ये होता था कि अब वाइट वॉश हो रहा है तो अब हमारी स्टेज आ गई वॉलपेपर लगने की। तो हमारा टारगेट उस टाइम पे वो शॉप्स होती थी। तो ये मेरे को एडवांटेज उनसे मिला। फिर हम लोग जैसे मैं कोई गलती कर देता था, कि जैसे कभी कैलकुलेशन साइज में, छोटा बच्चा था, आप ही लगा करके चलिए, उस टाइम पे एज कितनी होगी, 18-19 साल के आसपास। तो कभी हिसाब में गलती कर दी। और हमारा सारा ना काम इंटीरियर कैसा होता है, कैलकुलेशन पे। आपको इंचेस पता होने चाहिए, मीटर्स पता होने चाहिए, आपको विड्थ, लंबाई, चौड़ाई, ये सारी। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ी सी भी गलती कर दोगे तो 5 की जगह 10 रोल बन जाएंगे, या 10 की जगह 5 रोल हो जाएंगे। और जब आप कस्टमर को एस्टिमेट दोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने उनसे सीखी, और उसको सीखते 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 आज यहाँ तक है। तो आपके फैमिली मेंबर्स में सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है? मेरी फैमिली में मेरे को सारे ही सपोर्ट करते हैं, और फादर करते हैं, मेरे ब्रदर है, मदर है, वाइफ है। तो ये सारे के सारे सपोर्ट मेरे को हर एंगल से, हर तरीके से करते हैं। मुझे किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आती। साल था 2013 में, जब हम लोग पीतमपुरा वाली, जब हमने स्टोर अपना ओपन किया, और उस स्टोर को ओपन करने के बाद 6 महीने हो गए, कुछ प्रॉफिट नहीं आ रहा था, काफ़ी सारे लॉसेस हो रहे थे। तो हम लोगों ने उस स्टोर को शट डाउन करने का सोचा। तो 2013 में वो जब स्टोर बंद किया गया, मैं दोबारा से सेम चीज़ में लग गया। हम लोग घर से काम करते हैं इन सब चीज़ों का। दोबारा से 2-3 साल ऐसी मेहनत करी, दोबारा काम किया। इसी बीच में मुझे घूमने का बहुत शौक है, और उस टाइम पे समझ नहीं आता था कि आप कैसे ट्रैवल करें, कहाँ पर घूमने जाए, और सब चीज़ों के लिए पैसा सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और मैंने कहा यार, हम एक काम करते हैं, भाई बड़ा हो गया है, छोटे वाला जो मेरा ब्रदर है, उसको और फादर को सेम काम पे कर देते हैं। एक हम लोग घर से तो काम कर ही रहे हैं, और इनकम भी आ रही है। मैं एक फिक्स इनकम में चला जाता हूँ। मुझे घूमने का शौक था, तो मैंने कहा यार, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री जहाँ पर घूमना भी फ्री हो जाए और पैसे भी जनरेट होते रहे। तो उस टाइम की बात है कि मेरे कुछ कज़न है जो कैबिन क्रू है, तो फ्लाइट स्टूडेंट थे। तो मैंने कहा यार, हम ग्राउंड स्टाफ से काम करना स्टार्ट करते हैं। 2016 में मैंने दिल्ली ड्यूटी फ्री ज्वाइन किया, और वहाँ से मैंने जॉब स्टार्ट कर दी। अब पापा और ब्रदर जो थे वो सेम मेरे वाला काम करते, मेरे वाला रोल भाई कर रहा था, पापा तो साथ में थे ही थे, और मैं चला गया एयरपोर्ट। वहाँ पे मैं ड्यूटी फ्री में था, जिसमें 15 डेज़ हमारा वर्किंग होता था और 15 डेज़ ऑफ रहता था। तो 15 दिन मैं ये वाला काम देख लेता था, और 15 दिन मैं वहाँ पर रहता था। मतलब मॉर्निंग हमारी 12 घंटे की शिफ्ट होती थी, फिर एक दिन 12 घंटे का ऑफ मिलता था, फिर नेक्स्ट नाइट और हमारी शिफ्ट चालू होती थी, और फिर उसके बाद 24 घंटे का फिर हमें ऑफ मिलता था। तो दोनों चीज़ों को मैं इस तरीके से बैलेंस कर रहा था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि वहाँ पर भी जो ड्यूटी फ्री आज से 2016-17 के आसपास जाते होंगे, मैं सेल्स में इतना ज़बरदस्त था कि हमें ना इंसेंटिव मिलता था। बॉनी और स्निकर और बॉन्टी जो चॉकलेट्स होती है, उसको सेल करने पे जितनी मेरी सैलरी थी उससे डबल मेरा इंसेंटिव आता था। तो मतलब जितनी आप आपकी पर मंथ की सैलरी है, उससे डबल मेरे पास इंसेंटिव आ रहा है। तो मुझे ना बचपन से चीज़ों को सेल करने में बहुत मज़ा आता था। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो पुराने मुझे जानते हैं, उनको पता है कि बचपन में हमने कितने सारे ऐसे बिजनेसेस छोटी एज में छोटे खोले और लोगों को सामान बेचा है। तो बेचने की जो स्किल थी ना, वो बचपन से थी, और वो ड्यूटी फ्री में भी हुई। और मेरी जो टिल हुआ करती थी, आप बिलीव नहीं करेंगे, जो कैश काउंटर की टिल होती है, वहाँ पे बहुत सारे ना आइटम्स होते हैं। देखिए, मैं एक सेल्स की बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको। जिसको बेचना आता है सामान, वो ना उसको वो कुछ भी बेच देगा। अब जब हमारे टिल पे कस्टमर आता था, तो कस्टमर क्या करता था, डॉलर्स में उस टाइम पे पेमेंट्स होती थी। हम लोग ना इंडियन करेंसी लेते नहीं थे। फॉरेन करेंसी को इंडिया में ज़्यादा लाने के चक्कर में हम लोग ड्यूटी फ्री में क्या करते थे, इंडियन करेंसी नहीं लेते थे, हम लोग फॉरेन करेंसी लेते थे। तो फॉरेन करेंसी में जब चेंज बैक आप देते हो, तो डॉलर्स में दोगे या सेंट में दोगे। तो सेंट होता नहीं था, तो डॉलर होते थे।
तो मैं क्या करता था, $1 या $2 किसी को वापस करने की जगह ना, जो रोल ऑन आता है ना निविया का, मैं अपने टिल के पास वो रखता था कि मेरे $1 करके अगर मेरे टिल पे, मेरे कैश काउंटर पे अगर मैं बिलिंग कर रहा हूँ 100 लोगों की, और मैंने अगर हर किसी को एक रोल ऑन भी दे दिया, $1-2 वापस ना करने के चक्कर में, तो मेरे काउंटर की जो सेल है वो हाईएस्ट रहेगी। तो $100, $200, $300 यूरोज में मेरी टिल हमेशा आगे रहती थी। तो ना यहीं से दिमाग रहता था कि यार नहीं, कुछ ऐसा करना है जो डिफरेंट हो, जो अलग हो। तो 2016 के आसपास फिर मैंने पैसा इकट्ठा किया, और जब हमारे पास पैसे दोबारा से जमा हो गए और घर पे भी फादर और ब्रदर काम कर रहे थे, तो हमने कहा यार एक बार और रिस्क लेते हैं, एक शॉप और ओपन करते हैं। तो 2016 लास्ट में मैंने ड्यूटी फ्री छोड़ दिया। ड्यूटी फ्री जब मैंने वहाँ से लेफ्ट किया, उसके बाद हम लोगों ने पीतमपुरा शिवा मार्केट के अंदर एक 15 फीट बाय 12 फीट का जो शॉप था वो रेंट पे लेकर के हम लोगों ने वहाँ से काम स्टार्ट किया, और वहाँ से लेकर के आज यहाँ तक की जर्नी है जो हम लोगों ने फील करी, जहाँ से हम यहाँ तक पहुँचे। तो कैटलॉग और 6500 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना, ये आपके लिए कितना रिस्की था? ये ऐसा था कि पाने के लिए बहुत कुछ था और खोने के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि रेंटेड हाउस था और चीज़ें किसी टाइम पे थी वो सारी जा चुकी थी। अब जो टाइम था वो ऐसा था कि चलो कुछ करना है लाइफ में, अदरवाइज जो मेरी जॉब थी वो मैं जाकर के दोबारा रिज्वाइन कर सकता था। मतलब मैं एयरपोर्ट पे रिजाइन दे करके तो आया था, बट इस तरीके का वो रिजाइन था कि मैं 3 महीने बाद दोबारा आकर के कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो उस शर्तों पे मैंने वो जॉब वहाँ से छोड़ी थी। जब मैंने वो जॉब छोड़ी थी तो बहुत सारे रिलेटिव्स भी थे जिन्होंने मुझे ये बोला कि यार अच्छी खासी लगी है और घर पे 2 लोग काम कर रहे हैं और घर चल रहा है, क्या जरूरत है रिस्क लेने की। बट वही कहते हैं ना, अंदर से कुछ कर सकते हो आप। जब मैंने वो वाली वहाँ से जॉब छोड़ी तो मैंने ये वाला काम स्टार्ट किया अपने पैसों से। बट जो 6500 वाली कहानी है ये 2011 की, जब मेरे पिताजी वहाँ पर जॉब करते थे तो उनको एक सज्जन मिले थे। उन्होंने कहा यार आप काम तो कर रहे हो ये वाला, बट पैसे कहाँ से लाओगे, जॉब तो आपने छोड़ दी है, और जो आपका रेंट है घर का वो तो आप सैलरी में ऑलरेडी एडवांस लेकर के चलते हो। ये बहुत लोगों के घर की कहानी है जो होती है, इवन अब हमारे पास स्टाफ हम भी देखते हैं कि वो एडवांस सैलरी पे चल रहे हैं क्योंकि घर चलाना है। तो क्या होता है ना, आदमी के खर्चे ज़्यादा होते हैं बट सैलरी उतनी नहीं होती। तो उन्होंने कहा यार तू करेगा कैसे, आपकी सैलरी तो 15 दिन की ऑलरेडी एडवांस होती है, जॉब आप छोड़ रहे हो, पैसे है नहीं, तो ये कैटलॉग कैसे आएगी और कैसे क्या हो। तो मुझे याद है कि उन अंकल जी ने 6500 उस टाइम पे दिए थे, तो 6500 से हम लोग वो कुछ 2000-1500 की कैटलॉग्स आती थी वो ला करके काम को स्टार्ट किया। उससे जो पैसे इकट्ठे हुए उससे वो हमने पीतमपुरा वाला स्टोर ओपन किया, और पीतमपुरा वाले स्टोर जो गोपाल मंदिर के पास जो हमारा स्टोर था वो ओपन किया। उसके बाद मैंने वहाँ पर जॉब करी वो स्टोर बंद करने के बाद, और फिर ये वाली कहानी यहाँ तक आती है। तो जब आप लोगों को डिजाइन्स दिखाने दूर दूर तक जाते थे जी। तो उनके क्या रिएक्शन होते थे? मेरे को आज भी याद है, एक मनचंदा जी करके थे जो कश्मीरी गेट रहते हैं, और मुझे आज भी याद है कि रात के कुछ 9:30 का आसपास का टाइम था। मैं था और मेरा छोटा भाई, हम दोनों कैटलॉग्स लेकर के, बारिश का टाइम था, उनके पास गए उनके घर पे। और क्या होता है ना कि कोई ब्रांड है या कोई कैटलॉग है, आपको ऑलरेडी मार्केट में उसका रेट पता होता है कि ये इस रेट की चीज़ मैं इस दुकान पर देख करके आया था, और वही सेम चीज़ मैं उन अंकल जी के पास रात को लेकर के चला गया। तो टाइम होता कुछ 10 साढ़े 10 बजे के आसपास। ये मैं आपको एक रिएक्शन बता रहा हूँ कि कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा था मेरे साथ। तो मैं उनके पास वो चीज़ लेकर के चला गया। मैंने उनको दिखाया, अंकल जी ये पर्टिकुलर चीज़ है और ये लगने के बाद आपकी वॉल पर ऐसा ऐसा लगेगा। उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने मेरे से पूछा रेट। अब मुझे नहीं पता कि वो सेम चीज़ आज मॉर्निंग में किसी और स्टोर पर देख करके आए हैं, बट मेरे समझाने का तरीका, मेरे बताने का तरीका, और मैं इतना उस टाइम पे यंग था, 19-20 साल के आसपास की एज थी। वो अंकल ये देख रहे थे कि यार मतलब कि किस तरीके से मेरे को चीज़ समझा रहा है, किस तरीके से बेचने की कोशिश कर रहा है। तो मार्केट में उनको वही चीज़ 2000 रुपये की थी और मैं उनको वही सेम चीज़ 3500 रुपीज़ की सेल करके आया। तो आदमी ने मुझे पूरे पैसे भी दिए, सारी चीज़ें भी करो, कह रहा मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा, तेरी बात सुन करके, तेरे समझाने के तरीके से मुझे पता है ये सेम चीज़ 2000 रुपये की तो मैं तेरे से 3500 की खरीद रहा हूँ। तो काफ़ी सारे लोगों को ना ऐसा एक्सपीरियंस होता है, कई बार हमारे साथ भी होता है। हमें पता है कि ये चीज़ मार्केट से महंगी है, बट हम खरीद लेते हैं उसके व्यवहार से, उसकी बात करने से, उसकी सर्विस से।
और क्वालिटी। हम्म, तो ऐसे एक्सपीरियंस भी थे जो सस्ती चीज़ को उस टाइम पे बहुत महंगे रेटों में भी बेचा। कस्टमर का एक्सपीरियंस था। आज भी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आज से 2013 में जिन लोगों ने मेरे से काम कराया था, आज जब वो मेरा स्टोर देखते हैं, कई बार मेरे फ्रेंड्स के फ़ोन पे एकदम से हमारी शॉर्ट्स आ जाते हैं, रील्स आ जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब हमारे रिलेटिव्स ये बात बोलते हैं कि यार पर्टिकुलर कोई फ्रेंड आया, कोई उनका कस्टमर हो, कह रहे यार ये दिल्ली रिठाला के अंदर ना एक स्टोर है जिनका वॉलपेपर्स और इन सब चीज़ों का काम है, इंटीरियर के प्रोडक्ट्स का काम है, दिल्ली चलेंगे। तो वो कहते हैं यार ये तो मेरा कज़न है, ये मेरी मासी का लड़का है, ये मेरा फ्रेंड है, जब चलना हो तो चल लेना उसके पास। तो वो सुन कर के बहुत अच्छा लगता है कि आज हम यहाँ तक पहुँच गए। जैसे आपने बताया कि पहले आपने बिजनेस किया, फिर आपने जॉब की, फिर बिजनेस किया, हाँ। तो स्टार्टिंग से ही आपको फैमिली का फुल सपोर्ट था या फिर कुछ रिश्तेदारों ने लाइक डाउट्स भी किए? देखो, जिन रिश्तेदारों ने डाउट करे वो उन्होंने तब भी नहीं बोला और उन्होंने आज भी नहीं बोला। वो उनकी बात उनके तक ही रह गई। और जहाँ तक बात है फैमिली की, तो फैमिली का सपोर्ट तो स्टार्टिंग से था। हाँ, बट जब जॉब छोड़ी तो प्रेशर ज़रूर आता है कि अब रिश्तेदारों को आप क्या बोलेंगे कि अच्छी खासी नौकरी लगी है और आप उसको छोड़ रहे हैं। तो उस टाइम पे होगा, बट जब अब सब कुछ हो गया तो सारी चीज़ें अच्छी है टाइम के साथ। पर जैसे कि आपने बताया कि आपने पीतमपुरा में शॉप खोली और वो बंद हो गई, जी। तो हाउ यू मेंटेन्ड योर मोटिवेशन? देखिए, जब वो स्टोर बंद हुआ ना तो माइंड में ये था कि हम लोगों ने ना कोई पैसा जोड़ के नहीं रखा हुआ था पहले से। हमने कमाया था और उसको इन्वेस्ट किया था और वो लॉस हो गया। तो जब आदमी को कमाने का तरीका पता हो और लक उसके साथ में हो, किस्मत उसके साथ में हो, तो वो दोबारा चीज़ों को बना सकता है। तो सेम चीज़ मेरे साथ भी थी कि मुझे पता था कि वो चीज़ मैंने बनाया कैसे है। देखिए, मेरे को लगता है वो आदमी सक्सेसफुल कम होते हैं या वो आदमी रिस्क लेने के बाद जब लॉस हो जाता है और दोबारा चीज़ें नहीं बना पाते, जिनके पास पैसा पीछे का आया हो, यानी कि फादर, दादा, परदादा का आया हो। बट जिन माता पिता ने मेहनत करी है, जिनके बच्चों ने मेहनत करी है, उनको मेरे ख्याल से पैसा कमाने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो मेरे साथ भी वही सेम सिनेरियो था। जब मैं वहाँ पर हारा, मेरे को वहाँ पर लॉस हुआ, मैंने दोबारा से जा करके सेम उसी काम को करना स्टार्ट किया घर से। फिर दोबारा पैसे जोड़े, फिर दोबारा भाई बड़ा हो गया, वहाँ चला गया, मैं एयरपोर्ट चला गया। तो ये कहानी इस तरीके से चलती रही। तो आपने जो ड्यूटी फ्री में जॉब करी उसका एक्सपीरियंस कैसा था और उसने आपको क्या सिखाया? ड्यूटी फ्री का जो एक्सपीरियंस था ना, वो आज मेरे को बहुत ज़्यादा काम में आता है। कहते हैं कि आपको कोई भी चीज़ अगर सीखनी है, तो या तो आपको कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा या कोई ऐसा लर्निंग ऑफिस ज्वाइन करना पड़ेगा जहाँ से आप सीख कर करके उसको इम्प्लीमेंट कर पाओ अपने बिजनेस के अंदर। तो सेम जब हम ड्यूटी फ्री में गए तो मुझे डिसिप्लिन, आप एयरपोर्ट पे खड़े हो, आप एयरपोर्ट पे जब खड़े होते हैं ना, तो आपको क्या करना है, आपको इंडिया को दिखाना है। आप, क्योंकि जब फॉरेन कंट्री के लोग इंडिया में आते हैं तो सबसे पहले वो आपसे ही मिलते हैं आकर के, या तो इमिग्रेशन से मिलेंगे, उसके बाद ड्यूटी फ्री में हम लोगों से मिलेंगे। तो हमें वहाँ पे ट्रेनिंग में ये दिया जाता था कि हमेशा आपके चेहरे पे खुशी होनी चाहिए, हर कस्टमर आपके लिए इक्वल होना चाहिए। कोई पैसेंजर 12 घंटे 13 घंटे की फ्लाइट लेकर के लैंड करता है अलग अलग कंट्री से, तो आपके चेहरे पे ना हमेशा हंसी होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, ताकि उसको ये लगे कि यार मैं कहीं आया हूँ ना, तो एक फील हो, वो चीज़ लेकर के जाए आपसे। तो वही चीज़ सेम हमारे साथ थी। मेरे पास आज होम डेकोर के अंदर जब कोई कस्टमर एंटर होता है ना, तो ये मैंने बहुत अच्छी चीज़ वहाँ से सीखी कि आप देखिए दिल्ली में ट्रैफिक कितना होता है। 2 ढाई घंटा बंदा ट्रैवल करके आता है और उसके आने के बाद उसको कभी बार लोकेशन नहीं मिलती या कई बार उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता, या मतलब समझाने वाला कोई प्रोडक्ट कुछ और देकर के आए, यहाँ उसको कुछ और मिल रहा है। तो जब आप एक मतलब स्माइल वाले फेस से उससे बात करते हैं, उसकी प्रॉब्लम को समझते हैं, उसको सॉल्यूशन देते हैं, तो मेरे ख्याल से वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो वो सब चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी। तो आपने जब होम डेकोर का नाम रखा तो कोई स्पेशल थॉट था या फिर रैंडमली दिल से निकला? देखिए, होम डेकोर की स्पेलिंग होती है HOME DECOR और ये है HOAM डेकोर। तो कहानी स्टार्ट ऐसे थी कि जी आप होम को तो रजिस्टर्ड कर नहीं सकते। होम डेकोर अगर आप देखेंगे तो ये होम फर्निशिंग में भी चला जाता है, इंटीरियर में चलता है, हर बंदा होम लिख लेता है। तो मैंने कहा यार इसको ना कुछ इस तरीके से स्पेल किया जाए जो बोलने में तो होम ही निकले बट स्पेलिंग अलग हो, जिसको हम रजिस्टर भी कर पाए। तो अगर आप देखेंगे HOAM, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो ये होम ही पढ़ा जाएगा, हाँ। बट स्पेलिंग डिफरेंट है। ये इजीली रजिस्टर्ड भी हो गया। और अगर आप हमारा लोगो देखेंगे तो ये लोगो ऐसा लोगो है
जो आदमी कहीं पर भी देख ले तो उसको ये पता लगेगा कि यार ये फलाना वॉलपेपर वाला है, इनका इंटीरियर का काम है। तो अगर हमारा लोगो भी देखेंगे वो मार्केट से बिल्कुल डिफरेंट है। कहते हैं कि अगर आप इंडिया गेट देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा इंडिया गेट दिल्ली के अंदर है। हाँ। आपने कुतुब मीनार देखना, आपको दिल्ली के अंदर है। आपने गेटवे ऑफ इंडिया की फोटो देखना, आपको पता लगेगा मुंबई के अंदर है। सेम हमारा लोगो है, जो हमारा लोगो देखता है ना कहीं पे भी तो उसको पता लग जाता है ये HUM डेकोर है। यहाँ थोड़ा सा हम लोगों ने चेंजिंग करी है। दैट्स नाइस। तो आपने अपनी जर्नी बताई, आपने बताया कि कैसे आप और आपके पापा खुद से जाते जी। थे, आर्किटेक्ट्स को पिच करते थे जी। और अपना मार्केटिंग करते थे। तो आप और आपके पापा खुद लेबर कॉस्ट बचाने के लिए ये खुद काम करते थे। तो ये वक्त टफ था या फिर आपको लगता था ये बॉन्डिंग का वक्त है? देखिए, इसमें ना बहुत सारी चीज़ें हैं। हम्म, क्या होता है कि कई बार ऐसा होता था हमारे काम में, क्योंकि मेरे पापा का जो पहले का काम था वो कारपेंटर से रिलेटेड ही था। उनका फर्नीचर का काम होता है और वो सारे सारे बेड्स वगैरह बनाते, तो उनको बहुत अच्छी नॉलेज थी फॉल सीलिंग बनाने की, मोल्डिंग्स बनाने की, ब्लाइंड्स बनाने की। और उस टाइम पे ना जब हम लोगों ने काम स्टार्ट किया था बहुत ज़्यादा ट्रेंड था फॉल सीलिंग पे PVC पैनल वगैरह लगाने का। तो हमारे पिताजी को सारे जाल वगैरह जितने भी चैनल वर्क होते हैं वो करने आते थे। और उस टाइम पे क्या होता था, मार्केट के अंदर कस्टमर को सस्ता रेट वही दे सकता था जिसके पास लेबर भी अपनी हो। क्योंकि मान लो प्रोडक्ट तो हम सब ने दुकानदारों ने बाय करना है, बट लेबर बाहर से आएगी जो पैसे चार्ज करेगी। मैं उन लोगों से सस्ता इसलिए होता था क्योंकि मेरे पिताजी के पास हाथ का हुनर था और मेरे पास सेल्स की स्किल थी। आसपास की जितनी दुकानें होती थी पीतमपुरा के अंदर, जब कस्टमर, आप देखिए ये आज भी जो बिजनेस कर रहे हैं, जो शॉपकीपर्स है, इस बात को रिलेट करेंगे अपने आप से। जब एक कस्टमर किसी दुकान पे जाता है तो सारे दुकानदार देखते हैं भाई इसमें से कब बाहर निकलेगा और हमारे पास आएगा। हाँ। कब बाहर निकलेगा, हमारे पास आएगा। बट मेरी दुकान पे ऐसा होता था, जब कस्टमर जाता था ना तो वो सामान ले लेता था, पैसे दे देता था और सीधा अपनी गाड़ी में बैठ कर घर चला जाता था। मैं कस्टमर को अपनी दुकान पे आने के बाद बाहर नहीं जाने देता था। 100 में से 2% 3% जाते होंगे, अदरवाइज 100% डील क्लोज करके भेज देते थे। या अगर कस्टमर किसी और की दुकान से बाहर आया है और वो मेरी दुकान पे आ गया तो दिमाग यही रहता था कि उसने क्या रेट दिया है, क्योंकि रेट की बहुत मारामारी होती थी उस टाइम पे और वो आज भी है। तो हम लोग ऐसा रेट दे देते थे कि सामने वाला दुकानदार सोचता था इसके पास चला गया, अब ये बाहर नहीं आएगा, ये कुछ ना कुछ डील क्लोज कर देगा। तो मेरे पास सबसे अच्छा जो बेनिफिट था वो मेरे पिताजी थे कि हाथ का हुनर था। हम लोग लेबर कॉस्ट सेव कर लेते थे, मार्केट से सस्ती दे देते थे उस टाइम पे, और वो पैसा हमारे पास डायरेक्टली सेव हो जाता था जो हमने बाहर लेबर को देना है। और प्रोडक्ट तो हम लोग मार्केट में सस्ता दे ही रहे थे, बढ़िया दे ही रहे थे। इस चक्कर में ये सारी चीज़ें चलती चली गई। पर जब आपको इतने लॉसेस हो रहे थे बिजनेस में तो कभी भी सोचा कि छोड़ दो यार सब कुछ, जॉब ही कर लेते हैं? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा। मेरे को जॉब में तो मतलब आप समझिए कि अगर जॉब मिले तो इस लेवल की मिले कि मैं टीम को चला पाऊँ। मैं किसी अंडर नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था मेरा जो माइंड है ना वो मेरे सीनियर से ज़्यादा है। तो आप उस जगह पर नहीं काम कर पाएंगे जब आपको ऐसा लगेगा कि यार आपसे ऊपर वाला, आपको ये चीज़ लग रही है कि यहाँ पर ये चीज़ पड़ी है, मैं उठा करके यहाँ रख सकता हूँ, ये चीज़ गलत है, बट सीनियर नहीं करने दे रहे। तो ऐसी जगह पे ना मेरा माइंड नहीं चल पाता था। मैं आज भी कोशिश करता हूँ, अगर आप हमारे स्टोर पे कभी आए, कभी हम जो मेरे से जो मिले हुए हैं, हमारे स्टोर पे ना हर एक चीज़ हर एक एंगल पे उस तरीके से लगी हुई है जहाँ पे कस्टमर उसको बहुत ईजिली बाय कर सकता है, समझ पाता है। स्टाफ को इतने अच्छे मतलब इतना इजी वे में हम लोगों ने प्रोडक्ट के बारे में समझा रखा है कि वो कंफ्यूज नहीं होता। तो जब टीम में आपका सीनियर आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आपको इस तरीके से चीज़ें समझा रहा है, सिखा रहा है, तो वो टीम ना बहुत इजीली चल जाती है आपकी, बहुत इजी हो जाता है काम करना। तो मेरे साथ वही था कि मैं जॉब में इसीलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को मतलब मैंने आपको बताया कि जैसे हमारी टिल होती थी, तो टिल के ऊपर मैं ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें लगता था कि मुझे उसको चेंज बैक ना देना पड़े। ये दिमाग ही नहीं था हमारे सीनियर्स में उस टाइम पे, और होता भी होगा तो वो बताते नहीं होंगे। तो मेरा दिमाग, मेरा काम, मेरा माइंड ही नहीं था उस तरीके, तभी मैं जॉब पे आगे नहीं हो पाया। पर आपने बताया कि आपने इतने ऑप्शंस एक्सप्लोर किए, आप ड्यूटी फ्री भी गए जॉब करने, पर ऐसी वो कौन सी चीज़ थी जो आपको वापस से खींच लेती थी कि इंटीरियर बिजनेस ही करना है? इंटीरियर का बिजनेस इसलिए करना है क्योंकि जब 11 में पापा ने स्टार्ट किया तो मुझे इसके अलावा कोई और काम आता नहीं था, और ये काम ना उस टाइम पे सबसे इजी था और आज भी सबसे इजी है, क्योंकि आपको सिर्फ कैटलॉग्स कस्टमर को दिखानी है, आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि लगने के बाद कैसा लुक देगा, और सीधा माल ला करके माल कस्टमर को सेल कर देना है। तो मेरा इंटरेस्ट इसीलिए इस लाइन में ज़्यादा था कि इस काम को करना बहुत आसान था। बाकी काम में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और इसमें
उस तरीके के चैलेंजेस नहीं थे कि आपको सिर्फ प्रोडक्ट देना है और आपका लेबर जाकर के उसको इंस्टॉल कर देगा। ना बनाने की झंझट है, ना माल को स्टॉक करने की झंझट है, और ना ही किसी तरीके की वेस्टेज की झंझट है इस काम के अंदर। तो ये काम मुझे उस टाइम पे इसलिए सबसे अच्छा लगा और मैंने इस काम को आगे कंटिन्यू किया। हार्डवर्क और पेशेंस का बैलेंस कैसे बनाए रखा जब लग रहा था कि चीज़ें बनने में टाइम लग रहा है? इसको मैं कुछ इस तरीके से कहना चाहूँगा कि जब पीतमपुरा वाला स्टोर ओपन किया ना, तो आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जब आपकी इनकम और आप अपने काम में जब बिजी होना स्टार्ट हो जाते हो, तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें बैलेंस होती चली जाती है। मुझे नहीं पता लगा मैंने कब गुड़गांव स्टोर ओपन किया, मुझे नहीं पता लगा कैसे मैंने रिठाला स्टोर ओपन किया, कैसे हमारा कैलकाटा स्टोर ओपन हुआ, और उसी के साथ साथ देखते ही देखते हमारा जमशेदपुर टाटा नगर वाला स्टोर भी ओपन हो गया। तो जब एक तरफ से आपको सक्सेस मिलती है और इनकम जनरेट होनी स्टार्ट होती है, तो उस पैसे को आप इन्वेस्ट करते हो। तो मैंने ना उस टाइम पे लग्जरी और घर और बाकी आपका दूसरी सारी चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट करने की जगह मैंने स्टॉक, मैंने स्टोर्स, अपनी ब्रांचेस, वहाँ पैसा लगाने को ठीक समझा। और हम लोगों ने उसके बाद गुड़गांव स्टोर ओपन किया, और गुड़गांव स्टोर हम लोगों ने ओपन किया एक अपने फ्रेंड के साथ, और उसने उस टाइम पे काफ़ी सपोर्ट मुझे भी किया, और उसने भी इस काम को सीखना था। और एक टाइम ऐसा आया कि जब चीज़ें समझ नहीं आती, तो उन्होंने अपना कुछ और काम किया और वापस वो वाला स्टोर मैंने आगे रन किया। गुड़गांव स्टोर रन करते करते एक टाइम ऐसा आया कि मैं गुड़गांव से वापस आ रहा था। वापस आते आते आप जब गुड़गांव से वापस आते हैं तो रोहिणी जाते हुए बीच में एक रास्ता आता है रानी बाग। तो मैं बाइक चला रहा था, बाइक चलाते हुए मेरे पास कॉल आता है, और कॉल में मुझे बोला जाता है कि HUM डेकोर। मैंने कहा हाँ जी सर, आपके साथ एक शूट करना है वीडियो। बात है सन 2018 लास्ट की, 18 लास्ट या 19 स्टार्टिंग की। उस टाइम पे यूट्यूब और इन सब चीज़ों का इतना क्रेज़ नहीं था। लोगों को सुनने में आता था कि यूट्यूब से भी लोग पैसा कमाते हैं, हमें भी सुनने में आता था यूट्यूब से पैसा आता है, बट कैसे आता है आइडिया नहीं था। तो मेरे पास एक शूट के लिए कॉल आता है कि आपके साथ एक वीडियो शूट करना है। मैंने कहा ठीक है यार, कर लेना। कह रहे मैं आपको कॉल करूँगा। मैंने उसका नंबर भी सेव नहीं किया। कुछ 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन निकल गए और मैं उसका नंबर सर्च कर रहा हूँ, बट नंबर मुझे मिला नहीं। अचानक से एक बार फिर मेरे पास कॉल आता है। मैं चैनल का नाम लेता हूँ, बकेट ऑन स्ट्रीट है चैनल का नाम, जिस पे मेरी पहली वीडियो आई थी जो मिलियन पार करके गई थी। अब मेरे पास कॉल आता है और कॉल कहता है कि सर आपसे शूट की बात हुई थी, संडे का प्लान कर लेते हैं। तो मेरा पहला शूट था जहाँ पर उन्होंने आकर के मेरी एक रील बनाई और ये पूरी फुल वीडियो बनाई। उस टाइम इंस्टा नहीं था, फुल वीडियो उन्होंने मेरी बनाई, और वीडियो बनाने के बाद वो लोगों तक पहुँची। जब वो लोगों तक पहुँची, मेरे पास बहुत कॉल्स थे, क्योंकि इस प्रोडक्ट को दिखाने वाले लिमिटेड लोग थे, और हर किसी का इंटीरियर प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट था कि यार घर तो ले लिया है, सुंदर बनाना है, घर तो ले लिया सुंदर बनाना। लोगों को लगता था बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है, वॉलपेपर ना बहुत एक्सपेंसिव है। हम लोगों ने वीडियोस में लोगों को समझाया, लोगों को दिखाया, लोगों को क्वालिटी के बारे में बताया। आज के डेट में लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं बट क्वालिटी कोई नहीं बता रहा। लोग चीज़ें दे रहे हैं मार्केट के अंदर, बट कोई ये नहीं बता रहा है कि इसका बेनिफिट क्या है, ये चीज़ वहाँ लग भी सकती है नहीं लग सकती। मुझे वहाँ पर बेनिफिट ये मिला कि मैंने लोगों को एक्सप्लेन करके दिया कि आप सीलन वाली वॉल पे पेपर लगा सकते नहीं लगा सकते, आप वॉल मेटल आर्ट कहाँ लगा सकते हो कहाँ नहीं लगा सकते, किस तरीके का इंटीरियर होना चाहिए जहाँ पे आपके पेंटिंग्स अच्छी लगेगी आपको, प्लांट की आपकी लोकेशन कहाँ पर होनी चाहिए, बेड का जो आपका बैकबोर्ड है उस किस हाइट पे होना चाहिए, उसका टेक्सचर कैसा होना चाहिए। तो मैं वीडियोस में ना लोगों को ये समझाना चालू किया। वहाँ से लोगों ने ज़्यादा रिलेट किया, वहाँ से हमारे पास ऑडियंस बहुत सारी जुड़नी स्टार्ट हुई। और जब गुड़गांव वाला स्टोर हमने ओपन किया, वो भी बहुत बड़ा स्टोर रहता, वो एक शोरूम था जिसका साइज़ अप्रॉक्स 12 फीट बाय 30 फीट के आसपास होगा। मेरे पास स्टोर पे भीड़ लगनी स्टार्ट हो गई, और इतने कस्टमर होते थे उस टाइम पे, इतने कस्टमर होते थे कि वो स्टोर छोटा होना पड़ना स्टार्ट हो गया। और जो भाई है मेरा छोटा राहुल, हम दोनों गुड़गांव वाले स्टोर पे जाना स्टार्ट हो गए। फ्रंट काउंटर पे भी कैटलॉग्स को लिए हुए कस्टमर लगे हुए हैं, वेटिंग बाहर हो रहा है, हम लोग रोक रोक करके जी पहले आपको दे दे, फिर आप आना, आप ले लो, आप आना, ये वाला सिस्टम होना स्टार्ट हो गया। और इतनी भीड़ होती थी वहाँ पर कि हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे थे।
मुझे लगा टाइम के साथ साथ अब आपको एक और स्टोर ओपन करना पड़ेगा। उस टाइम पे मुझे समझ आया और बहुत सारे लोगों ने इसको कॉपी किया कि हम ऑनलाइन सामान बेचने वालों को मार्केट के बीच में शोरूम की ज़रूरत नहीं है। हम किसी को भी किसी भी गली के अंदर कहीं भी कॉर्नर में बुला सकते हैं। तो हम लोगों ने रिठाला स्टोर ओपन किया जो फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया था, जो बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के नज़दीक है, बट मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस है 1 से 1.5 मिनट का, यानी करीबन 200-250 मीटर के आसपास है। तो हमने कहा कस्टमर सस्ता प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट लेने के लिए अंदर तक आ सकता है, जब वो चावड़ी बाजार, चांदनी चौक, दरियागंज की गलियों के अंदर अंदर जा सकता है, तो वो वहाँ पर भी आएगा। वहाँ से ये चीज़ कॉपी होना स्टार्ट हुई हमारी, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट, इतने बड़े बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं, इसके लिए ना आपको स्पेस चाहिए होता है। अगर आप किसी मेन मार्केट के अंदर जाकर के स्पेस ले लेंगे तो फिर वो शोरूम वाले रेट्स ही हो जाएंगे, क्योंकि रेंटल और उसका एक्सपेंस सारा प्रोडक्ट के ऊपर आ जाएगा। हम लोगों ने उस कॉस्ट को बचाया वहाँ पर। हमने 2020 के आसपास रिठाला स्टोर ओपन किया और स्टोर ओपन करने के बाद वहाँ पर कस्टमर्स को बुलाना स्टार्ट किया। जब कस्टमर्स ने वहाँ पर आना स्टार्ट किया तो उनको बहुत बड़ा डिस्प्ले देखने को मिला हमारे प्रोडक्ट्स का, बहुत अच्छी उनको रेंज मिलनी स्टार्ट हुई और टाइम के साथ साथ रिठाला के अंदर ही हमने 2 स्टोर और ओपन कर दिए। उस टाइम पे हम लोग इन प्रोडक्ट्स की आउटसोर्सिंग करते थे मार्केट से, यानी कि जो इंपोर्टर्स होते थे उनसे प्रोडक्ट खरीदते थे, बल्क क्वांटिटी का स्टॉक रखते थे, यानी हमारे रेट्स अलग होते थे। इंपोर्ट जो कर रहा है उनसे हम स्टॉक लेते थे, हम एज अ स्टॉकेज हो गए, पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते थे अपने नॉर्थ के। उसके बाद वो प्रोडक्ट हम लोग होलसेल में आके क्लाइंट्स को देते थे और रिटेल्स में देते थे। फिर टाइम ने एक बार और घुमाया और लॉकडाउन आ गया। और जब लॉकडाउन आया, लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे बिजनेस बंद थे, बट हमारे पास कस्टमर का कॉल फ्लो नहीं रुकता था कि सर हमारे शहर में लॉकडाउन खुल गया, हमारे स्टेट में खुल गया, कि आपके यहाँ खुल गया तो माल डिलीवर कर दो। घर में खाली बैठे वॉलपेपर लगा लेंगे, शीट्स लगा लेंगे, म्यूरल्स लगा लेंगे, पेंटिंग्स लगा लेंगे। तो लोगों का काम उस टाइम पे स्टॉप था, बट हमारे पास बहुत कॉल्स थी और उस टाइम पे भी हमने अपने बिजनेस को बूम किया, बहुत लोगों को सर्विस प्रोवाइड करी, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री खुल गई थी उस टाइम पे। आप कुरियर सर्विस के थ्रू मटेरियल को भेज सकते थे। तो हम 2-3 स्टाफ आते थे, इस तरीके से लॉकडाउन को निकाला पूरा। लॉकडाउन निकालने के बाद हम लोगों ने कस्टमाइज मशीन अपनी इंपोर्ट करी जापान से, और जापान से आने के बाद कस्टमाइज वॉलपेपर की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी। जितने भी आप कस्टमाइज वॉलपेपर अपने यहाँ पर लगवाते हैं वो ऑलमोस्ट हमारे यहाँ से जाते हैं। हम लोगों ने वॉलपेपर इंपोर्ट करना स्टार्ट किया डायरेक्ट चाइना से। अगर आप हमारी वीडियोस देखेंगे हमारे चैनल पे तो वहाँ की बहुत सारी वीडियोस हम लोग डालते हैं। हम लोग कोरिया से वॉलपेपर लेकर के आते हैं। हम लोग मेटल, पेंटिंग्स, म्यूरल्स, फ्लोरिंग, सेल्फ एडेसिव फ्लोरिंग, यूवी मार्बल शीट्स, इसके अलावा हमारे पास आपको प्लांटर्स की बहुत बड़ी रेंज मिल जाती है, लाइट्स, क्लॉक्स की बहुत बड़ी रेंज मिल जाती है। ये सारा हम लोगों ने इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया 2021 से, और तब से देख करके आज तक हम लोग ऑल ओवर इंडिया लोगों को स्टॉक देते हैं। हमारे पास से बहुत सारे यूथ, यंग जनरेशन बिजनेस कर रही है जुड़ करके, और हमारे पास ना बिजनेस स्टार्ट करने का कोई भी अमाउंट नहीं है। जब मैं 6500 से स्टार्ट कर सकता हूँ तो आप भी 10,000 रुपये से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। उस टाइम हमने 6500 से किया था, आज 10,000 से स्टार्ट हो जाएगा। तो 10,000 से भी एक बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, जिसमें मेरी तरह ही मेहनत, मेरी तरह ही आपको प्रोडक्ट्स, मेरी तरह ही चीज़ें लेकर के जानी पड़ेगी। थोड़े अच्छे लेवल पे करना है, आप स्टॉक ले सकते हैं हमसे, हम होलसेल प्राइस में आपको सारे स्टॉक दे देते हैं। उस स्टॉक से आप अपनी मार्केट के अंदर उसको बेच सकते हैं, कस्टमर तक जा सकते हैं। आप हमारे यहाँ पर आकर के बेनिफिट सबसे अच्छा क्या मिलता है कस्टमर को, जो उस कस्टमर का रिव्यू हमारे पास आता है कि अमन जी हम बहुत सारी जगह गए, आपकी जो डिस्प्ले है वो बहुत बड़ी है, आप उस डिस्प्ले पे बहुत अच्छे से कस्टमर को चीज़ें दिखा सकते हैं। साथ में प्राइजेस, जो मेन सबसे बड़ा चैलेंज होता है आज के डेट में, प्राइजेस काफ़ी अच्छे हमारे पास हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको इस टाइम पे हम लोग होम डेकोर में कर रहे हैं। तो पहले जब आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते थे तो आपने पापा के साथ आर्किटेक्चर्स को पिच करते थे, पर जब ज़माना सोशल मीडिया का आया और जब पता चला कि आप सोशल मीडिया के थ्रू, प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कस्टमर्स को ईजिली अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो क्या आपने फील किया, आपको डर लगा? जब वीडियो बनानी स्टार्ट करी तो आइडिया नहीं था कि कैसे वीडियोस बननी है। नॉर्मल विदाउट माइक हम लोग वीडियोस बना देते थे, बट कंटेंट और चीज़ें ऐसी होती थी हमारी कि वो वायरल होती थी। धीरे धीरे पेज पे फॉलोअर्स आने स्टार्ट हुए। आज हम लोग पर डे 2 से 3 रील्स और शॉर्ट्स अपने वीडियोस उस पर डालते हैं। तो डर ये था कि डर आज भी रहता है, लोग बिना कुछ सोचे समझे नीचे कमेंट्स कर देते हैं। अब उसमें बहुत सारे कॉम्पिटिटर भी होते हैं, काफ़ी सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो विदाउट नॉलेज काम कर रहे हैं। जैसे कि कई बार वीडियोस में हम लोग ये बताते हैं अपनी, और ये फैक्ट है,
आप अगर डॉक्टर के पास जाकर के दवाई लेंगे तो वो सही सॉल्ट देगा, आपको इफ़ेक्ट ज़्यादा करेगी, रिज़ल्ट अच्छा आएगा। बट काफ़ी सारे लोग छोटी मोटी बीमारी के लिए भी केमिस्ट से जा कर के दवाई ले आते हैं। तो केमिस्ट को भी आजकल डेट में ये सब कुछ पता है, कौन से अंदर क्या सॉल्ट पड़ा हुआ है और उससे आप किस तरह का इलाज कर सकते हैं। बट वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। सेम हमारी इंडस्ट्री के अंदर है, काफ़ी सारे मतलब जिन्होंने अपने घर पे काम कराना है, वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली लेबर से कांटेक्ट कर लेते हैं। लेबर से कांटेक्ट करने का वो बेनिफिट तो है कि आपकी कॉस्ट सेफ हो जाएगी, बट जो डिज़ाइनिंग पार्ट है वहाँ पे आप मार खा जाएंगे, क्योंकि लेबर आपको वो सेम चीज़ उस तरीके के इंटीरियर के हिसाब से आपको सजेस्ट नहीं कर पाएगी। तो लोग यहाँ पर कॉस्ट कटिंग में जो चीज़ें करते हैं, यहाँ उनको लॉस हो जाता है। तो हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। एक अच्छे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है, कहीं से भी आप इसकी डिज़ाइनिंग कराइए, आर्किटेक्ट इंटीरियर से डिज़ाइन कराइए, उसका प्रोडक्ट लेने के लिए आप हमारे पास आइए। जब आपको सोशल मीडिया प्रमोशन के ऑफर्स मिलने स्टार्ट हुए तो क्या कभी किसी ने डाउट रेज किया या मना किया? नहीं, ऐसा तो नहीं है। और सोशल मीडिया ना बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है। अगर किसी को एक बार इसकी लत लग गई, वो फिर कुछ और नहीं करेगा। तो वही चीज़ हमारे साथ हुई कि एक टाइम था जब आप ऑफलाइन करते थे और आज हर एक बंदा ऑनलाइन में आ गया है। ऑनलाइन में भी मैंने काफ़ी सारी ऐसे लोगों की वीडियोस देखी है कि लोगों का एक्सपीरियंस है और मेरे साथ वो बहुत पॉजिटिव रहा। एक कैमरा लेकर के इसी एक पार्ट पे शूट कर रहे हैं और यही सारे प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, बट जब कस्टमर विजिट करता है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। तो कैमरे का एक एंगल एक तरफ पे रख करके चीज़ों को बहुत बड़े तरीके से दिखा देना, वो लोग फ्लॉप हुए। हम लोग इस वजह से आगे आ गए क्योंकि उस टाइम पे जब मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने पैसे को लग्जरी में इन्वेस्ट करने की जगह अपने काम में इन्वेस्ट किया, तो हम चीज़ों को बड़ा करते चले गए। जब चीज़ें बड़ी होती चली गई ना, तो लोगों को दिखना स्टार्ट हुआ। हमारी वीडियोस देखेंगे ना, हमारी वीडियोस में जो शूट हो रहा होता है वो पूरा वेयर हाउस, पूरा शोरूम सब दिख रहा होता है। यहाँ से कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड होता है। कस्टमर आपके पास आता है कि उसको पीछे की चीज़ें भी दिख रही है। और मैं भी आप लोगों को ये चीज़ बताऊंगा कि अगर एक एंगल पे कोई वीडियो रख करके शूट करके ऐसे ऐसे आपको चीज़ें खोल करके दिखा रहा है, तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा समझिए कि वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। तो ये बेनिफिट हम लोगों को मिला और यहाँ से चीज़ें बहुत अच्छी बनती गई। तो जब आप अपनी मल्टीपल ब्रांचेस खोलते चले गए तो आपको किसने कहा कि इतनी जल्दी मत करो या फिर ये क्या कर रहे हो? देखिए, हम लोगों ने HOM डेकोर कभी किसी को दिया ही नहीं। और HOM डेकोर एक टाइम के साथ बड़ा होता गया। इसने बहुत लंबा टाइम मार्केट के अंदर रुका है, चला है और आगे चल रहा है। हमने कोई भी स्टोर ऐसे नहीं कि आज ओपन किया, कल ओपन किया, परसों ओपन किया, और लिमिटेड टाइम में ओपन किया है और बहुत दूर दूर की लोकेशंस पे ओपन किया। जैसे कि हमने पीतमपुरा वाला स्टोर ओपन किया था, जहाँ से हमने स्टार्ट किया। जब गुड़गांव और रिठाला वाले स्टोर पे आया तो हमने एक स्टोर क्लोज किया, पीतमपुरा वाला स्टोर क्लोज करने की वजह क्या थी, वहाँ से हम रिटेल करते थे। जब आप होलसेल में आ जाते हो तो आपको रिटेल की मार्केट छोड़नी पड़ती है, क्योंकि अगर आप उसी मार्केट के अंदर बैठ जाएंगे तो दुकानदार कहेगा, जो आपसे मटेरियल ले रहा है वो कहेगा, यार आप सेम मार्केट में बैठे हुए हो और मैं भी इधर बैठा हुआ हूँ, तो हम आपसे मटेरियल नहीं लेंगे। तो मुझे एक टाइम बाद उस मार्केट को छोड़ना पड़ा। हम लोग गुड़गांव और रिठाला रह गए। हमने अगली मार्केट अपनी टारगेट करी कैलकाटा, उसके साथ में जमशेदपुर। जो वो दो मार्केट्स ओपन करी, वहाँ पर हमने एक अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, उनको फ्रेंचाइजी दी HOM डेकोर की कैलकाटा के अंदर, कि आप इस नाम से ये वाला स्टोर ओपन करिए। वो इंटरेस्टेड थे। ऐसे बहुत सारे लोग आते, जी हम आपकी फ्रेंचाइजी ले लेते हैं, हम नहीं देते, क्योंकि आप समझिए कि ये जो प्रोडक्ट्स है ये किस लोकेशन पे किसके पास जाना चाहिए, और बंदा भी ऐसा होना चाहिए जो उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे, इसमें इन्फॉर्मेशन भी हो, अदरवाइज आपके ब्रांड की वैल्यू खराब होती है। मैंने बहुत सारे लोग देखे जो इसको एज अ ब्रांड चीज़ों को आगे बेच रहे हैं, तो वो कैसे बेच रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि एक ब्रांड का जो रेट है वो दिल्ली स्टोर पे भी सेम होना चाहिए, गुड़गांव में भी सेम होना चाहिए, कलकत्ता में भी सेम होना चाहिए, झारखंड में भी सेम होना चाहिए। अगर आपकी हर एक ब्रांच में रेट्स अलग अलग है, तो वो फ्रेंचाइजी जिसने आपके लिए है वो भी परेशान रहेगा, कस्टमर भी परेशान रहेगा, और आप तो हो ही हो। तो हम लोगों ने इस चीज़ को मेंटेन किया। जो हमारे दिल्ली स्टोर पे रेट है वो टाटा नगर जमशेदपुर वाले स्टोर पे भी रेट सेम आए, गुड़गांव वाले पे भी आए, और हमारे जमशेदपुर कैलकाटा वाले स्टोर पे भी सेम आए। तो इसलिए हमने लिमिटेड टाइम पे लिमिटेड चीज़ें ओपन की, ताकि हम प्राइस ब्रैकेट को भी रोक पाए। तभी हम लोगों ने अपना इंपोर्ट करना स्टार्ट किया। जब हम अपना इंपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं, हम मार्केट में एक रेट को सर्कुलेट कर सकते हैं, उस प्राइस को रोक सकते हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती गई। तो इन सब के बीच आपके लिए सबसे बड़ा प्रेशर क्या था, खुद का, फैमिली का या मार्केट का? प्रेशर ना मैं बहुत कम लेता हूँ।
और प्रेशर ना, मतलब मैं काम का ले सकता हूँ बट मुझे टेंशन किसी चीज़ की नहीं है ना। मेरी ऑडियंस जो मुझे इतना सपोर्ट करती है, हम लोग वीडियोस डालते हैं, वहाँ से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता रहता है। उसके साथ में जो मार्केट में लोग काम कर रहे हैं वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। जो मेरे साथ जुड़े हुए वेंडर्स हैं, जो हमारी लेबर्स है, जो हमारे साथ जुड़े, वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है। तो मुझे ना प्रेशर किसी चीज़ का नहीं रहा काम करते हुए, तभी आज हम यहाँ तक आए। तो आप कैसे मैनेज करते हैं जब कस्टमर्स एक्सपेक्ट हाई करते हैं और आप उनको हमेशा हर बार ठीक से डिलीवर नहीं कर पाते, रिजल्ट हमेशा वो नहीं मिलता जो मिलना चाहिए? एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, किसी भी आप बड़े ब्रांड में चले जाइए, आप डोमिनोज पिज़्ज़ा की बात कर लीजिए, मेरे ख्याल से उसका हमेशा ना पिज़्ज़ा बहुत अच्छा आता है, बट उसके नीचे भी आप जाओगे ना, वो कमेंट्स है कमेंट्स नेगेटिव, होते हैं। तो आप उसको रोक नहीं सकते। उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। आप किसी भी कस्टमर को कितनी भी अच्छी सर्विस दे दो, एज अ कस्टमर मैं भी हूँ, आज मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ बट मैं भी किसी से सामान लेता हूँ। अगर मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दिया तो वो दुकानदार, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, अदरवाइज मैं जा करके गूगल रिव्यू कर देता हूँ, वो डिलीट नहीं होते। तो गूगल रिव्यू एक फ्रस्ट्रेशन है आदमी की कि कुछ नहीं मिला, कोई सोल्यूशन नहीं मिला, और वहाँ जा करके कर दो। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं। और इंडिया में तो ये है कि अगर मैंने ये चीज़ भी नोट करी है कि अगर आप किसी को फ्री में कोई चीज़ दे रहे हो ना, तो वो पता क्या कहता है, द इंडियन मेंटालिटी है कि भैया अच्छा ये तो फ्री है ना, इसके साथ में ये भी दे दो, ये भी तो फ्री है। एक तो फ्री दे रहे हो ना, तो दूसरा भी दे दो, आपके कौन से पैसे लग रहे हैं। तो ये नहीं समझता आदमी कि फ्री का मतलब क्या है, या कोई अगर आपको कोई चीज़ दे रहा तो हम कहाँ तक उस लिमिट में रुक सकते हैं। तो जब आपने सोशल मीडिया पर वीडियोस बनानी स्टार्ट की, रील्स आपकी वायरल हुई, तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली का क्या रिएक्शन था? डाउट था या दे प्रेज्ड यू? फैमिली फ्रेंड बहुत खुश थे, और स्टार्टिंग में तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था। अब धीरे धीरे लोगों के मोबाइल में हमारी रील्स जाती है, फ्रेंड सर्कल में जाती है, और इवन मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फ्रेंड के आगे कोई फ्रेंड है, उनके पास वीडियोस आती है, वो अपना इंटीरियर काम करा रहा है, दूसरा भाई भी इंटीरियर करा रहा है, वो कहते हैं यार ये रील आ रही है दिल्ली में किसी रिठाला के स्टोर पे है, इनके पास चलना है। तो कहते हैं यार ये तो मेरा कज़न है, या ये हमारा ही बच्चा है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे जो मुझे मिलते हैं, हम आपकी पूरी पूरी रील्स देखते हैं, हम वेट करते हैं आपके वीडियोस का, अच्छा मेरे घर में ऐसे सीलन आ गई, इसका बता दो जी कैसे हो सकता है काम। तो मेरे को ना बहुत अच्छा लगता है जब लोग ये सारी चीज़ें कहते हैं। हाँ, अब आज की डेट में ये भी हो गया है कि मैं डायरेक्टली पहले कॉल्स उठा लेता था, अब बहुत सारे लोग हैं जिनकी मैं कॉल्स पिक नहीं कर पाता, क्योंकि इतनी सारी कॉल्स होती है, हर किसी ने बात करनी है, जी अमन जी से बात करा दो। तो थोड़ी चीज़ें टाइम के साथ चेंज भी हो गई है, बट कोशिश रहती है जब स्टोर पे आते हैं तो हम आपसे मिलते हैं, आप आइए हमारे पास, एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से बताते हैं, चीज़ें दिखाते हैं, और कौन सी चीज़ कहाँ लग जाती है वो चीज़ समझाते हैं। तो इतनी लाइक आपको प्रेज मिल रही है लोगों से, तो आपको किस पॉइंट पर ऐसा लगा कि हार्ड वर्क और लक एक साथ काम कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हार्ड वर्क 25-30% की ज़रूरत है सिर्फ, हाँ। लक आपका 70-80% साथ होना चाहिए। और अगर लक आपके साथ है ना, तो हर चीज़ें हार्ड वर्क में ही चल रही होती है। तो मैंने हार्ड वर्क किया है, बहुत हार्ड वर्क किया है, बट उसके साथ में उस हार्ड वर्क का जो रिजल्ट है वो मुझे दिया है किस्मत ने। और जब तक आपका लक साथ नहीं होता है ना, तो उस आप हार्ड वर्क करते रहते हैं, आप मेहनत करते रहते हैं, बट रिजल्ट कुछ नहीं आता, फिर आप काम को छोड़ देते हैं। तो आपने जो मुझसे पूछा था स्टार्टिंग में कि ये किया वो किया, ऐसे किया वैसे किया, तो वो इसलिए करता गया क्योंकि मेरे साथ लक था। तो मैं मेहनत करता रहा, लक भी साथ चलता रहा, और चलते चलते होम डेकोर ऐसा हो गया। तो बिजनेस में जब भी स्ट्रगल फेस किया तो आपने किसी मेंटोर या दोस्त का साथ लिया, उनसे लाइक एडवाइस ली या कुछ? मेरे पिताजी, तो हम लोगों ने ना वो लेवल देखा है जहाँ से आदमी उठता है, और उस लेवल तक भी गए जहाँ पर आदमी के पास सब कुछ होता है, और फिर उस लेवल पे भी आए जहाँ हम थे। तो मुझे ना ज़िंदगी में पाना और खोना एक टाइम बाद ऐसा हो गया कि अगर आज की भी डेट में कुछ भी नहीं है ना, तो मुझे पता है मैं दोबारा बना लूँगा। तो माइंड ना उस लेवल पे जा करके प्रिपेयर हो चुका है कि अगर मुझे कोई कहता है ना कि आप यहाँ पर पैसा लगा दो, मैं कहता हूँ नहीं, मैं उसके ऊपर क्यों, मुझे खुद ही बनाना आता है। तो आज एक टाइम ऐसा आ चुका है कि हम लोग, अब देखो क्या होता है ना कि आपको ABC पता है, तो आप ABC बहुत इजीली बोलोगे, पर D नहीं पता तो आप D तक नहीं जा पाओगे। तो D के लिए जो D तक गया वहां तक आपको जाना पड़ेगा। तो वही सेम चीज मेरे पास थी। आज जिस लेवल पे मैं हूं, तो मैं आपसे नीचे वालों को 2 मिनट बता दूंगा, भाई मेरे को 10 साल लगे, तेरे को ये चीज कर, तू 5 साल में पहुंच जाएगा। यही जो मेरे से ऊपर वाला है, अगर मेरे को वो समझा दे, तो मेरे को
वहाँ जाने में जो 20 साल लगने हैं मैं शायद 10 साल में चला जाऊँगा। तो ये एक टाइम होता है, एक चीज़ होती है जो आपका जो क्वेश्चन था उसका यही जवाब है कि एक टाइम के साथ साथ सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। तो आपको इतना एक्सपीरियंस मिला है, तो आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि आपको लगता है कि फेलियर भी एक ग्रोथ का पार्ट है? हाँ, बहुत बार फेल हुए, आज भी फेल हो रहे हैं, स्कूल टाइम से फेल होते आए हैं। तो फेलियर एक आपकी लाइफ में, अगर देखो सक्सेस ना हर कोई नहीं हो सकता और फेल हर आदमी हो सकता है। आप मॉर्निंग में जब उठते हो ना तो आप एक पंक्चुअल नहीं हो, आप एक टाइम पे नहीं उठते। कभी 7 बजे उठोगे, कभी 7:05 पे उठोगे, कभी आप 6:50 पे उठोगे। आप 5-7 दिन जरूर 7 बजे उठ जाओगे, बट इसी को फेलियर कहते हैं और इसी को सक्सेस कहते हैं कि आप जितनी बार सही टाइम पे उठ रहे हो वो सक्सेस है, और जब आप लेट या जल्दी उठ रहे हो वो आप फेलियर हो। ऐसी लाइफ के अंदर है। एक टाइम ऐसा आता है जब आपको टाइम कहता है कि ये टाइम है इस चीज़ को करने का। जो कर लेता है वो निकल जाता है, जो सोचता रह जाता है वो सोचता रह जाता है। तो हमने उस टाइम को ग्रैब किया, पकड़ा और निकले। तो ऐसे ही आपने जब बिजनेस में स्लो फेज देखा तो आपने खुद को ऐसे ही मोटिवेट किया? स्लो फेज ना हर बिजनेस में आता है, हर लाइन में आता है। उस टाइम पे आपको घबराना और मेरे हिसाब से सोचना इतना नहीं चाहिए। आपको एक सही टाइम का उस टाइम पे दोबारा से वेट करना चाहिए कि दोबारा से एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें हम इस स्लो डाउन से निकल सकते हैं। तो आज भी जब ऐसी चीज़ें होती है तो हम वेट करते हैं। उस टाइम पे मेरे ख्याल से हम लोग ना ऊट-पटांग खर्चों, ऊट-पटांग जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उसको रोकते हैं। जब आपकी ग्रोथ हो रही थी, एक बहुत अच्छा किस्सा बताता हूँ। उनका ना फूड का बिजनेस था जो सेम KFC मॉडल था। तो मुझे पैसा इन्वेस्ट करना था। मैंने कहा यार इसका बिजनेस बहुत अच्छा है और ये सेम कॉन्सेप्ट लेकर के आए KFC वाला, फ्राइड चिकन और सारी चीज़ों का। तो हम लोगों ने ठीक है हम इन्वेस्ट करते हैं आपके साथ और एक काम को यहाँ स्टार्ट करते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब मैंने उस काम को वहाँ पर स्टार्ट किया, कहाँ से पैसा आता गया, कैसे मॉल के अंदर एक ब्रांड पूरा बना करके लगाया, हम लोगों ने चालू किया। और एक टाइम ऐसा आया कि लॉकडाउन था और दोबारा से लॉकडाउन 2 जो था वो दोबारा लगा वहाँ पर और सारा बिजनेस शट डाउन हो गया, क्योंकि मॉल के एक्सपेंस बहुत होते हैं, आपको CRM कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, बहुत सारी कॉस्ट देनी होती है। तो हमें वहाँ पर लॉस हुआ, अप्रॉक्स लॉस 20 लाख प्लस का था। तो वही था कि टाइम के साथ साथ कहाँ से पैसा लगा और कब वो लॉस कवर हो गया आपको पता नहीं चलता। तो यही चीज़ है कि चीज़ों का वेट करिए, अच्छा टाइम आए तो आप उस पर इन्वेस्ट करिए। बहुत ही मोटिवेटेड स्टोरी है आपकी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने काफ़ी सीरियस टॉक कर लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर सम रैपिड फायर क्वेश्चंस। जी, रिस्क लेकर आगे बढ़ना या सेफ खेलकर धीरे चलना? पहले रिस्क ले लो अगर कुछ नहीं है तो, और फिर सेफ खेलो। काफ़ी मिला जुला आंसर दिया आपने। इससे बेनिफिट है। हर दिन नए लोग मिलना या अपने लोगों के साथ वक्त बिताना? हर रोज नए लोगों से मिलना। अचानक अपॉर्चुनिटी मिल जाए या प्लान करके अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना? प्लान करके अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। अंदर से कॉन्फिडेंट या बाहर से कंपोज्ड? अंदर से कॉन्फिडेंट। स्ट्रेस में भी काम करना या ब्रेक लेकर फ्रेश होना? स्ट्रेस में भी काम कर लेना, अपने आप फ्रेश हो जाता है आदमी। अपनी कहानी खुद लिखना या किसी और का इंस्पिरेशन लेकर चलना? अपनी कहानी खुद से लिखना। अपने तरीके से काम करना या दूसरों की सलाह फॉलो करना? अपने तरीके से काम करना, अगर काम अच्छा है तो लोग अपने आप उसको फॉलो कर लेंगे। बिजी स्केड्यूल या स्लो एंड पीसफुल रूटीन? बिजी शेड्यूल। छोटी छोटी जीत सेलिब्रेट करना या बड़े गोल का इंतजार? बड़े गोल का इंतजार, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें रोज ही सेलिब्रेट हो रही थी, जो बड़े गोल का इंतजार कर रहा होता है। चैलेंज को एक्सेप्ट करना या उससे दूर रहकर कंफर्ट जोन में रहना? चैलेंज एक्सेप्ट करना। तो अभी हम बात कर रहे हैं, अब आप इतना बता रहे हो कि आपको हमेशा बिजी रहना पसंद है, बट मेरा एक क्वेश्चन है कि जब आपको बिजी स्केड्यूल में रिलैक्सेशन चाहिए होती है तो आप क्या करते हो? देखिए, जो आदमी काम में बिजी होता है ना तो उसके पास बहुत सारा टाइम होता है रिलैक्स करने का। जो लोग ये कहते हैं ना हम रिलैक्स नहीं कर पाते, वो गलत है। मेरे हिसाब से जो एक अच्छा बिजनेसमैन है, एक अच्छे लेवल पे है, वो बहुत टाइम बिजी रहता है, बट जब उसे चिल भी मारना होता है ना वो बहुत इजीली टाइम निकाल लेता है। ये हर किसी के साथ है। तो ये ट्रू स्टोरी है, मतलब ये सच्चाई है मार्केट की, हर एक आदमी की, जो कहते हैं कि हम बिजी बहुत है बट वो चिल भी बहुत करते हैं।
तो अगर आपको अपने बिजनेस में से एक दिन का ब्रेक मिले तो आप क्या करना चाहेंगे? मेरे बिजनेस में मुझे एक दिन का ब्रेक मिले तो मैं क्या करना चाहूँगा, मैं सोना चाहूँगा पूरा दिन, जिसमें मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो, क्योंकि हमारा फ़ोन स्विच ऑफ नहीं हो सकता, चाहे बिजनेस डे हो चाहे नहीं हो, क्योंकि कॉल्स आते रहते हैं। तो वो जो सिस्टम है ना कि कॉल का बंद ना होना, तो मैं फ़ोन स्विच ऑफ करके और सोना चाहता हूँ कि वो मेरा एक है कि जिस दिन ऐसा हो तो मैं एक दिन रेस्ट करूँ पूरा, जिसमें फ़ोन मेरे पास ना हो। जैसा कि आपने बताया कि सोशल मीडिया पर आपको काफ़ी मैसेजेस आते हैं, काफ़ी यूथ है जो आपकी जर्नी देखकर इंस्पायर हो रहा है, तो वो जब आपके पास आते हैं और बोलते हैं कि हमें भी बिजनेस अपना स्टार्ट करना है और इतनी हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, तो आप उनको क्या एडवाइस देते हैं? हमारे पास ना वीडियोस के थ्रू बहुत सारे यूथ आते हैं जिन्होंने अभी स्कूलिंग करी है, किसी ने कॉलेज किया है, किसी का ना फैशन और इंटीरियर से रिलेटेड लाइन के अंदर इंटरेस्ट है, और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो सेम लाइन नहीं बट मिलते जुलते प्रोडक्ट, हार्डवेयर से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड में काम करते हैं, वो इसमें जुड़ना चाहते हैं। तो हम लोग ना उनको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, और इवन बहुत लोगों को हमने इस टाइम पे समझाया है, स्टॉक दिया है, सिखाया है। सबसे पहले आपकी लोकेशन क्या है, आप किस टायर सिटी से आते हैं, और किस तरह के प्रोडक्ट्स की आपकी मार्केट के अंदर डिमांड रहती है। तो जब एक यूथ हमारे पास आता है, हम यहाँ पर प्रॉपर समझते हैं। इवन मैं उन लोगों से मिलता हूँ कि अभी आपका बेसिकली इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है, हमें ऐसा लगता है कि यार ये कर सकता है, तो हम लोग यहाँ से उनको स्टॉक देते हैं। इवन काफ़ी सारे लोगों को हमने ऐसा भी स्टॉक दिया है जिसमें आप ये लगा करके चलिए कि इन्वेस्टमेंट हमारी हो रखी है। मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने मुझे रिटर्न भी वापस किया वो सारा पैसा, और टाइम के साथ साथ काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल भी उन्होंने अपनी मार्केट के अंदर बनाया। जैसे हम लोगों को हेल्प मिली थी, ऐसे हम लोगों ने भी आगे काफ़ी सारे लोगों को करी, जिससे उन लोगों ने आज ग्रोथ करी है। तो आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप जब हमारे पास आते हैं, आप अपनी लोकेशन, आपके पास शॉप, और आप किस तरह के प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, ये चीज़ें जब आप हमें बताते हैं तो वो प्रोडक्ट हम आपको ऐड ऑन करके देते हैं, और बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है इस तरीके के प्रोडक्ट्स में जब वो लोग डील कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें रही जो पुराने टाइम पे भी लोगों ने हमारे साथ करी, आज भी लोग हमारे साथ जुड़ करके कर रहे हैं। और यूथ के लिए ऐसा है, आप भी आइए हमारे पास, एक बार सारी चीज़ों को देखिए, और जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, हर बार प्रोडक्ट लेना और पैसा इन्वेस्टमेंट करना नहीं होता, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होता है कि आज चीज़ें समझ के गया हूँ, एक साल जैसे मैंने घर से काम किया, आप भी कर सकते हो। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं, करिए, और फिर दोबारा आप हमसे आकर के स्टॉक लीजिए। अगर आपको अपने यंगर सेल्फ को एडवाइस देनी हो तो वो क्या होगी? अगर यंगर्स को हम लोग एडवाइस दें तो हम ये मैं इसके अंदर ये देना चाहूँगा कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, सबसे पहले उस काम को सीखना बहुत ज़रूरी है। किसी को देख करके कोई चीज़ स्टार्ट कर लेना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। अगर आप किसी भी चीज़ को करना चाहते हैं, वहाँ पर 5 महीने, 6 महीने, 1 साल टाइम निकालो, प्रोडक्ट की नॉलेज लो, और फिर उस काम को स्टार्ट करो, और सर्वे करो सबसे पहले, क्योंकि सर्वे करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं भी आज की डेट में यही चीज़ करता हूँ, मैं जा करके सर्वे करता हूँ कि मार्केट के अंदर चीज़ क्या चल रही है। जितनी चीज़ जिस चीज़ की मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड है, उसको हम किस तरीके से अलग प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हमारा फोकस ना वहाँ रहता है। तो यूथ को यही कहना चाहेंगे कि आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले चीज़ों को समझो, परखो, अच्छा लगे तो स्टार्ट करो, नहीं है तो छोड़ो, और बहुत चीज़ें मार्केट में करने के लिए। बस दोस्तों, आज का एपिसोड हम यहीं ख़त्म करते हैं, और हमने सुना कैसे अमन ने अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन से अपनी जर्नी शेप की और सबको इंस्पायर किया। थैंक यू अमन, आपने अपने एक्सपीरियंसेस इतने खुल के शेयर करे हमारे साथ, हमारी ऑडियंस के साथ। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और एच टॉक्स को फॉलो करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। इंस्पायर्ड रहिए और अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाइए।